तो लास्ट क्लास में जो ऑस्मोटिक प्रेशर बताया था उसमें क्या बताया था कि अगर एक कंटेनर में एक सेपरेशन है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का बीच में, और कंटेनर के एक साइड पे प्योर सॉल्वेंट है और दूसरे साइड पे सॉल्यूशन है, ठीक है। तो सॉल्वेंट जो है वो सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन की साइड पे फ्लो करना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये फिगर मैंने आपको समझाई थी। सॉल्वेंट फ्लो करना शुरू हो जाता है फ्रॉम हायर सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस साइड पे एडिशनल प्रेशर लगाऊं तो इस सॉल्वेंट के फ्लो को रोका जा सकता है, और इस सॉल्वेंट के फ्लो को रोकने के लिए जितना प्रेशर लगता है उस प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। अब अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर लगा दिया जाए, जितना ऑस्मोटिक प्रेशर है उससे भी ज्यादा अगर हम प्रेशर लगा दें तो क्या होगा, ये जो सॉल्वेंट का फ्लो है ये रिवर्स डायरेक्शन में जाने लगेगा। ये सॉल्वेंट का फ्लो रिवर्स डायरेक्शन में जाने लगेगा, यानी सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की साइड। इस प्रोसेस को कहते हैं हम रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन क्लीनिंग ऑफ वाटर। जो आपके घर के प्योरीफायर्स होते हैं, कहते हैं ना आरओ प्योरीफायर। आरओ क्या मतलब क्या होता है उसमें, आरओ का मतलब होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो वो सर बेसिकली क्या करते हैं। हाँ जी बताओ। सर प्रेशर कैसे कैसे लगेगा पिस्टन से? हाँ, उसी के अंदर बता रहा हूँ ना, आरओ प्योरीफायर आपके इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, उसके अंदर एक पंप लगी हुई होती है। तो आपका जो नल से पानी आता है, ठीक है, उसे एक चेंबर में डालते हैं पहले, फिर उसके बाद उस पर प्रेशर लगाया जाता है। प्रेशर लगाने की वजह से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस पानी दूसरी साइड चला जाता है, प्योर वाटर, और सॉल्वेंट्स वहीं पे रह जाते, सोल्यूट्स वहीं रह जाते हैं जो इम्प्योरिटीज होती हैं। तो आरओ टेक्नोलॉजी रिवर्स ऑस्मोसिस इस बेसिस पे काम करती है, ठीक है। जैसे मान लो, एक मैं सिंपल फिगर बनाने की कोशिश करता हूँ रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए, अभी आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा। अब एग्जैक्टली exactly कैसे हो रहा है अंदर वो तो आप जब खोल के देखोगे तब आपको समझ में आएगा, बट सिंपली ये होता है। मान लो एक साइड से यहाँ से टैप वाटर आ रहा है आपको, टैप वाटर विच इज नॉट क्लीन, फॉर एग्जाम्पल फॉर नाउ इट इज नॉट वेरी क्लीन। अभी इसके अंदर इम्प्योरिटीज हैं टैप वाटर में, ठीक है। व्हाट वी डू इज वी पुट इट इन अ चेम्बर, ठीक है, और चेम्बर के ऊपर हम यहाँ पे एक पिस्टन लगा देते हैं, ऐसा करते हैं। और यहाँ पे दूसरा चेम्बर है, इस चेम्बर के अंदर इम्प्योर वाटर आपका जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये इम्प्योर वाटर आ गया आपका, और चेम्बर के यहाँ पर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी हुई है। दिस इज योर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एसपीएम, ठीक है। और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के दूसरे साइड पे, इस साइड पे इम्प्योर वाटर है, दूसरे साइड पे हमारा प्योर वाटर है। मान लीजिए यहाँ पे वाटर प्योर है, तो शुरू में हमें एक बार रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे प्योरिफाइड वाटर डालना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से प्रेशर अप्लाई करते हैं यूजिंग अ पंप, ठीक है। एक पंप होता है फिटेड इसके अंदर, इस साइड से प्रेशर अप्लाई किया जाता है। जब इस साइड से, अब लॉजिकली ऑस्मोसिस के थ्रू होना क्या चाहिए, लॉजिकली ऑस्मोसिस कहता है कि पानी इधर से इधर आना चाहिए, है ना। सॉल्वेंट से, प्योर सॉल्वेंट से, जहाँ पे ये प्योर वाटर है और ये इम्प्योर वाटर है, ये दिस वाटर इज इम्प्योर, यानी कि इसके अंदर थोड़े बहुत सोल्यूट या इम्प्योरिटी, सोल्यूट कह लो उन इम्प्योरिटीज वो मिली हुई है। तो लॉजिकली प्योर वाटर इधर मूव करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम क्योंकि प्रेशर लगा रहे हैं इस साइड पे, तो क्या होगा, आपका इम्प्योर वाटर, हम प्रेशर कितना लगाते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगाते हैं यहाँ पे। जितना ऑस्मोटिक प्रेशर होगा उससे ज्यादा प्रेशर लगाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, वाटर इधर मूव करता है। तो सिर्फ वाटर मूव करता है, इम्प्योरिटीज नहीं पे रह जाती। दिस इज हाउ योर रिवर्स ऑस्मोसिस वर्क्स। और यहाँ से फिर यू विल गेट अ क्लीन वाटर आउट, यहाँ से आपको क्लीन वाटर बाहर मिलेगा, ठीक है। यहाँ से आपका टैप वाटर यहाँ आया। सर हाँ जी। और ऑस्मोसिस कहाँ पे इस्तेमाल होता है? और कहाँ होता है, वाटर प्योरिफिकेशन में ही होता है वैसे तो जनरली, नहीं लेकिन सर, हाँ। नहीं सर, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस कहाँ पे इस्तेमाल होता है, ये ऑस्मोसिस ही तो हो रहा है। अच्छा, सिर्फ ऑस्मोसिस, नॉर्मल ऑस्मोसिस, नॉट रिवर्स ऑस्मोसिस, यस ये सर। बोल रहा हूँ। नॉर्मल ऑस्मोसिस का यार ऐसे कोई एप्लीकेशन कहाँ ले सकते हैं। किसी भी चीज के कोई भी जगह पे अगर आपको वाटर एब्जॉर्ब कराना है तो ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू ही होता है, उसके अंदर वाटर एब्जॉर्ब, ये ले सकते हो एग्जांपल। मतलब ऐसे जनरल तो कोई एग्जांपल नहीं है आई थिंक।
पढ़ के देखना एक बार, मुझे ऐसे अभी तो दिमाग में कुछ ऐसा नहीं आ रहा डायरेक्ट, ठीक है। व्हेन अ प्रेशर, पढ़ा है आपने कहीं इसके बारे में, ऑस्मोसिस यस का सर, कोई यूज? 7th। 7th में था, हाँ हो सकता है, अभी मुझे दिमाग में नहीं आ रहा इस टाइम कोई एग्जांपल, लेकिन पढ़ के देखोगे तो आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो होगा ऑस्मोसिस का डायरेक्ट यूज डेली लाइफ में। व्हेन अ प्रेशर हायर देन osmotic pressure is applied on the solution side, ठीक है, the direction of flow of solvent gets reversed, the direction of flow of solvent gets reversed, ठीक है, it's called reverse osmosis। अब ये चीज हमें पता नहीं होती वैसे, क्योंकि रिवर्स ऑस्मोसिस जो है ना बहुत हायर टेक्नोलॉजी है, हमें हमें जरूरत नहीं है। जैसे दिल्ली का पानी जो है स्पेशली, वहाँ पे हमें आरओ प्योरीफायर की जरूरत नहीं है। वहाँ पे हम नॉर्मल अल्ट्रा प्योरीफायर जो आता है ना, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी विद यूएस यूवी, वो लगा लेंगे, उतना काफी होगा। जो आरओ होता है ना, वो वहाँ यूज करना चाहिए जहाँ वाटर में बहुत ज्यादा सॉलिड्स है, खारा पानी बहुत जहाँ बहुत ज्यादा है, ठीक है, जहाँ पे गंदगी बहुत ज्यादा आती है पानी के अंदर। बट हम फिर भी दिल्ली के अंदर इस्तेमाल करते हैं आरओ टेक्नोलॉजी, बट इट्स नॉट एक्चुअली नीडेड। अगर आप, एक चीज होती है टीडीएस, सर टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड्स इन वाटर। हाँ जी बताओ। सर रिवर्स ऑस्मोसिस में ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगता है ना हाँ हाँ हाँ, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा सॉल्यूट प्रेशर में। लगाना पड़ेगा तभी रिवर्सिबल सर होगा। ऑस्मोसिस में। ऑस्मोसिस तो अपने आप होता है, उसमें लगता थोड़ी है प्रेशर। ऑस्मोसिस तो उसे कहते हैं अगर ओके सर। नेचुरली वाटर जो है वो सॉल्वेंट साइड से सोल्यूशन साइड पे फ्लो कर रहा है, उसे बोलते हैं, ठीक है। आपके वाटर का जो टीडीएस है, अगर वो 100 पीपीएम से 300 पीपीएम आता है ना, अगर आपके घर में जो पानी आ रहा है, अगर उसका टीडीएस है तो वो डायरेक्टली पीने के लिए भी सेफ है। लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं कि डायरेक्टली नहीं पीना चाहिए, कि इसको कम से कम बॉईल कर लेना चाहिए, कि बैक्टीरिया वगैरह तो हो ही सकते हैं ना हार्मफुल। हालांकि और बैक्टीरिया से टीडीएस नहीं बढ़ता उतना ज्यादा, ठीक है। तो फिर भी पानी को अगर आप बॉईल करके सिर्फ पी लें, जिसका पीपीएम, जिसका टीडीएस जो है टोटल डिजॉल्व सॉलिड, अगर 100 से 300 पीपीएम के बीच में है, तो वो पानी वैसे ही काफी होता है, उसके लिए आरओ करने की जरूरत नहीं। इनफैक्ट अगर ऐसे पानी में आप आरओ यूज करोगे और आरओ इसके टीडीएस को घटा के 100 से नीचे ले जाए, अगर उसका टीडीएस घटा के वो 50 पीपीएम कर दे फॉर एग्जाम्पल, तो लॉन्ग टर्म में वो आपके लिए वाटर बेनिफिशियल होने की जगह हार्मफुल हो जाता है, क्योंकि उसमें से मिनरल्स हट गए बहुत ज्यादा वाटर में से, ठीक है। तो आपके पानी का पीपीएम टीडीएस कम से कम 100 तो वैसे होना ही चाहिए, क्योंकि अगर इससे कम टीडीएस है ना, वो ये इंडिकेट करता है कि आपके पानी में मिनरल्स नहीं है। और मिनरल्स नहीं है तो लॉन्ग टर्म में आपकी हेल्थ के लिए वो अच्छा नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि पॉइजनस हो जाता है पानी, लेकिन आपको एसेंशियल मिनरल्स नहीं मिल रहे हैं, तो आपकी बॉडी में बहुत सारी लेटर स्टेजेस के अंदर वीकनेस और बीमारियां डेवलप हो सकती हैं। तो ये घर के अंदर अगर आपके आरओ लगा हुआ है, तो ये बहुत सिंपल सी चीज होती है, टीडीएस चेक कर सकते हो। एक आपको ऑनलाइन खरीदोगे तो टीडीएस मीटर मिल जाता है, आपको खरीद लेना चाहिए नॉर्मली। या आपका आरओ का जो सर्विस करने वाला आता है ना इंसान घर पे, अगर जो आता है, जो भी बंदा आता है उनका आरओ का, उससे आप पूछ लीजिए टीडीएस कितना है, उससे अपने सामने चेक कराइए। तो अगर आपके आरओ के पानी का टीडीएस, प्योरीफाइड वाटर का टीडीएस 100 पीपीएम से कम है, तो इसका मतलब वो पानी सही नहीं है आपके लिए। और 300 से ज्यादा है तो भी सही नहीं है। तो ये चीज चेक करनी चाहिए। अगर आपका आरओ जो है वो ये कर रहा है कि वो 100 से कम कर दे रहा है टीडीएस, तो इसकी जगह आप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वाली टेक्नोलॉजी यूज कर लीजिए इंस्टेड ऑफ आरओ। सर हाँ जी। सर आजकल एल्कलाइन एल्कलाइन वाटर का ट्रेंड चल रहा है, हम्म। सही क्या है इसमें? एल्कलाइन कुछ भी नहीं है, देखो जो वाटर है आपका, उसका पीएच 7 से थोड़ा सा ज्यादा कर देते हैं वो, ठीक है। वो कहते हैं आपके इसके लिए अच्छा है, वो क्या कहते हैं, आपके डाइजेशन वगैरह के लिए अच्छा है, बट इट्स नथिंग। अल्कलाइन वाटर कुछ नहीं करता है, ठीक है। आपके वाटर का अंदर मेन चीज, आपको आपके वाटर से आपको एक चीज मिलनी चाहिए, वो है मिनरल्स, ठीक है। इनफैक्ट अल्कलाइन वाटर ज्यादा होने की वजह से वो मिनरल्स कम हो सकते हैं, क्योंकि एसिडिक वाटर, स्लाइटली एसिडिक वाटर के अंदर मिनरल ज्यादा अच्छे से डिजोल्व होते हैं, लेकिन एसिडिक और तरीके से आपके लिए फिर हार्मफुल हो जाता है पानी। तो अगर पीएच आपका 7 से लेके 7.5 के बीच में, दैट इज गुड इनफ। वो अल्कलाइन वो ना सिर्फ और सिर्फ वो मार्केटिंग गिमिक्स हैं और कुछ नहीं है। तो इसके लिए तो बिल्कुल नहीं, सिर्फ आप अपने पानी का टीडीएस चेक करो।
और उसके बाद उसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और यूवी मीटर जो होता है ना, एक आता है टेक्नोलॉजी यूएफ यूवी, बस ये दो फिल्टर्स होते हैं उसके अंदर। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो बहुत पतली मेम्ब्रेन से फिल्टर करता है, और यूवी जो है बैक्टीरिया वगैरह को किल करने के लिए होती है। ठीक है, तो बस ये टेक्नोलॉजी चाहिए अगर आपके पानी में नेचुरली टैप वाटर जैसे दिल्ली का आता है ना हमारा, स्पेशली दिल्ली के अंदर, ओल्ड दिल्ली के आसपास रीजन में बता रहा हूँ, नॉर्मली जो आपका पानी टैप में आ रहा है उसका ही टीडीएस 200 के आसपास होता है, मैक्सिमम 200। कभी कभार गंदगी आ गई पानी में बरसात वगैरह में तो बढ़ जाता है, वरना 200 के आसपास होता है। तो आपको दिल्ली के पानी को तो सिर्फ उबाल के भी पी लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जरूरत ही नहीं है ये आरओ वगैरह लगाने की। लेकिन अगर लगाना भी है तो आरओ की जगह आप ये लगा लो। अब वो कुछ में कहते हैं कि वो टीडीएस कंट्रोल टेक्नोलॉजी है। टीडीएस कंट्रोल टेक्नोलॉजी में पता है क्या करते हैं वो, टीडीएस जैसे उनका आरओ बहुत कम कर देता है ना टीडीएस को, तो वो क्या करते हैं उसमें थोड़ा सा इम्प्योर बिना साफ करा हुआ पानी मिला देते हैं, जिससे टीडीएस थोड़ा बढ़ जाए। तो क्या करा हमने, उन्होंने साफ पानी में थोड़ा सा गंदा पानी मिला दिया, तो वो प्योरीफाइड रहा कहाँ फिर पानी। तो वो तो और ज्यादा खराब चीज है जो आरओ कंट्रोल टेक्नोलॉजी, उसके चक्कर में तो कभी भी नहीं पड़ना चाहिए, वो तो और ज्यादा ही खराब है। एनीवेज, टीडीएस कंट्रोल टेक्नोलॉजी जैसे कहते हैं। अच्छा, अब मैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, हमने सॉल्यूशंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ होता है। वो 3 कैटेगरीज जो हैं वो होती हैं आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। ठीक है, टाइप ऑफ सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सॉरी ऑस्मोटिक प्रेशर, नॉट एटमॉस्फेरिक, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो two solutions with similar osmotic pressures, two solutions with equal osmotic pressure, equal osmotic pressure are said to be isotonic. ठीक है, तो there is no net flow of solvent if they are separated by सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो बेसिकली सिंपल वर्ड्स में ये ऐसा है कि दो सोल्यूशन जिनकी कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है, ठीक है, तो उसमें अगर आप उन्हें सेपरेट कर दोगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, तो उसमें कोई नेट फ्लो नहीं होगा सोल्यूशन के अंदर लिक्विड का। ऐसे सोल्यूशन को आइसोटोनिक कहते हैं, सेम कॉन्सेंट्रेशन के सोल्यूशन को बेसिकली, ठीक है, जिनका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो सेम कॉन्सेंट्रेशन, और जरूरी नहीं है सेम चीज के भी हों, सेम कॉन्सेंट्रेशन में, जैसे अगर मान लो सेम कॉन्सेंट्रेशन का NaCl है, सेम कॉन्सेंट्रेशन का शुगर है, तो उन दोनों को अगर एक साइड पे NaCl का सोल्यूशन, एक साइड पे शुगर का सोल्यूशन रख दो, अगर दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो भी फ्लो नहीं करेगा सॉल्वेंट। ठीक है, तो टाइप ऑफ सोल्यूशन से मतलब नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन से मतलब है बस यहाँ। फिर दूसरे हैं आपके हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन बेसिकली है solutions with high solute concentration। तो ऐसे सॉल्यूशंस जिसके अंदर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई है, such solutions have high osmotic pressures, such solutions have हाई ऑस, क्योंकि अगर सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन हाई होगी तो उसके अंदर उसे रोकने के लिए, फ्लो को रोकने के लिए प्रेशर भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। ये मैंने बताया ना आपको ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला। तो पाई इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला था, पाई इज इक्वल्स टू CRT। ये फॉर्मूला अगर ध्यान से देखोगे ये था। सी क्या है यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, मोलारिटी है बेसिकली सी जो है। ठीक है, तो जितना अगर किसी हाइपरटोनिक सोल्यूशन है यानी जिसके अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन है सोल्यूट की, तो उनके सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर भी हाई होगा। ठीक है जी, इसके बाद अगले आते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस।
तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस का ये उसके ऑपोजिट है, सॉल्यूशंस विद लो सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्यूशंस विद लो सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशंस, ठीक है, दे हैव लो ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, अब इसमें ना एक चीज होती है, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। अगर हम एक सेल्स को, एनिमल सेल को, एन एनिमल सेल animal cell has a has an internal concentration, internal what do you call, fluid concentration of 0.9%। तो इंटरनल फ्लूइड कॉन्सेंट्रेशन जो होती है ना एक एनिमल सेल की, वो 0.9% होती है। सो इफ दिस एनिमल सेल इज प्लेस्ड इनसाइड अ कंटेनर, ठीक है, विद अ सॉल्यूशन, placed inside a container with a solution that is what, that is 0 point, let's say this is a 0.5% saline solution, ठीक है, और इसके अंदर हम ये एनिमल सेल डाल देते हैं, दिस एनिमल सेल इसके अंदर डाल दिया हमने, तो क्या होगा, ये सेल स्वेल अप हो जाएगा या श्रिंक हो जाएगा या वैसा ही रहेगा। दूसरी सिचुएशन अगर हम लें, सही, ब्लू कलर का सॉल्वेंट है। सॉल्यूशन सॉल्यूशन, ओके। ठीक है, लेट मी मेक इट विद अ डिफरेंट कलर ताकि आपको याद रहेगी सॉल्यूशन। तो ये हमने सॉल्यूशन ले लिया, तीन कंडीशंस बनाते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, तीन कंडीशन क्या क्या बनाएंगे, पहली कंडीशन के अंदर हम डाल देते हैं 0.5% सेलाइन सॉल्यूशन, दूसरी कंडीशन में हम डाल देते हैं 0.9% सेलाइन सॉल्यूशन, तीसरी कंडीशन में हम डाल देते हैं लेट्स से 1.5% सेलाइन सॉल्यूशन। सेलाइन मतलब सॉल्ट का सॉल्यूशन है बेसिकली, ठीक है। अब इन तीनों कंडीशंस के अंदर अगर मैं एक सेल को डालता हूँ, एक एनिमल सेल लेता हूँ, मैं इसके अंदर डाल देता हूँ, ठीक है, तीनों में एनिमल सेल डाल देता हूँ, तो क्या होगा तीनों के अंदर एनिमल सेल डालने पे, और किस में सेल स्वेल होगा, किस में श्रिंक होगा, किस में वैसा ही रहेगा। तो 0.9% इंटरनल कॉन्सेंट्रेशन है सेल की, ठीक है, अगर मैं 0.9% टू 0.9% में ही डालूंगा तो ये वाली कंडीशन में सेल को कुछ नहीं होगा, नाइदर इट विल स्वेल अप नॉर इट विल श्रिंक डाउन। तो दिस सोल्यूशन विल बी कॉल्ड एज आइसोटोनिक। इसको क्या बोला जाएगा, आइसोटोनिक बोला जाएगा इसके हिसाब से, सेल के हिसाब से, ठीक है। पहले सेल के अंदर क्या है, 0.5% सलाइन है, अगर सलाइन कम है यानी सॉल्ट कम है तो पानी ज्यादा है, इसका मतलब अगर सॉल्ट कम है तो पानी ज्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में ये सेल क्या होगा, ये सेल स्वेल अप हो जाएगा, ठीक है, द सेल विल स्वेल अप बाय गेनिंग वाटर। क्यों, क्योंकि सराउंडिंग में 0.5% है, पानी ज्यादा है, सोल्यूट कम है, ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक यानी इसके अंदर सोल्यूट कम था, पानी ज्यादा था, और इसमें सेल डालने से स्वेल हो जाएगा सर। दूसरे के अंदर क्या है, तीसरे वाले केस में क्या है, 1.5% यानी ज्यादा सॉल्ट है, ज्यादा सॉल्ट है तो इसका मतलब क्या, पानी कम है, ठीक है, ज्यादा सॉल्ट है, पानी कम है, तो इसकी वजह से सेल क्या करेगा, सेल वाटर लूज करेगा, तो सेल विल श्रिंक डाउन, ठीक है। ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं हाइपरटोनिक। तो आपका जो सेल है दिस विल श्रिंक।
ओके, सेल श्रिंक हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है। हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक क्या होता है? इसी वजह से हमारे कंडीशन में ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स होते हैं उन्हें अवॉइड किया जाता है कि सॉल्ट कम लें, क्योंकि ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के अंदर क्या होगा कि अगर वो सॉल्ट लेंगे तो उनके एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के अंदर जितना वो वाटर है वो वाटर सेल्स के अंदर फ्लो करेगा उस सॉल्ट को मेकअप करने के लिए। देखो, ये आपकी कैपिलरी, ये एक ब्लड फ्लो, एक पेशेंट है जिसकी ब्लड कैपिलरी है, इसके अंदर ये ब्लड सेल है, ठीक है। अब उस पेशेंट ने सॉल्ट बहुत ज्यादा ले लिया, सॉल्ट बहुत ज्यादा ले लिया तो उसके इस फ्लूइड के अंदर बहुत सारा एक्सेसिव सॉल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब उस एक्सेसिव सॉल्ट को बैलेंस करने के लिए, एक्सेसिव सॉल्ट को बैलेंस करने के लिए जो सेल्स हैं दे विल स्टार्ट टू लूज वाटर, दे विल स्टार्ट टू लूज वाटर, ताकि बाहर की तरफ जो सॉल्ट है उसको बैलेंस आउट कर सके। उसकी वजह से इस एरिया के अंदर पानी की कॉन्सेंट्रेशन आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। इस एरिया में पानी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। अब पानी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी ब्लड के अंदर, तो ब्लड जो है वो ब्लड प्रेशर भी बढ़ने लगेगा, जाहिर बात है। क्योंकि अगर ब्लड में पानी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है तो हम कह सकते हैं ना इनडायरेक्टली ब्लड का अमाउंट बढ़ रहा है। सो ब्लड का अमाउंट बढ़ रहा है तो कैपिलरीज पे वो ज्यादा प्रेशर डालेगा, हार्ट पे ज्यादा प्रेशर डालेगा। इसी वजह से ब्लड प्रेशर पेशेंट्स को बोला जाता है कि दे शुड नॉट कंज्यूम अ लॉट ऑफ सॉल्ट, ठीक है। तो ये एक एप्लीकेशन है उसका, पेशेंट सफरिंग फ्रॉम ब्लड प्रेशर। ये क्वेश्चन आता है कि इनको क्यों एडवाइस किया जाता है। पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर आर एडवाइज्ड टू कंज्यूम लेस सॉल्ट, ठीक है। दिस इज बिकॉज taking large amounts of salt will lead to water retention in extracellular spaces। सेल के बाहर वाटर रिटेंशन होगा, extracellular spaces causing high blood pressure। ठीक है, इसी वजह से इनको एडवाइस किया जाता है दैट दे शुड कंज्यूम लेस सॉल्ट, एज लेस एज पॉसिबल, ठीक है। अच्छा, तो अब नेक्स्ट एक टॉपिक करा रहा हूँ। खैर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को समराइज कर देते हैं इन समरी। तो हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में अभी तक क्या किया, हमने 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज करी। पहली हमने करी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्योंकि अगला जो हमारा टॉपिक है ना वो इसी से रिलेटेड है। ये जो हमने फॉर्मूलाज करें इसके अंदर एक टर्म ऐड करेंगे हम, लोअरिंग ऑफ वेपर सर प्रेशर। हाँ जी। सर सॉल्ट ब्लड में कैसे चले जाएंगे? सॉल्ट ब्लड में कैसे चला जाएगा? देखिए, आपके जब आप सॉल्ट खाएंगे, स्टमक वगैरह, स्टमक के अंदर जाएगा सॉल्ट, ठीक है। स्टमक के अंदर जाएगा, यस इंटेस्टाइन्स के अंदर जाएगा सॉल्ट, उसमें ब्लड में नहीं जाएगा सॉल्ट डायरेक्टली। सॉल्ट के, सॉरी सॉरी, ब्लड में जाएगा, हाँ। ब्लड के आयंस, ये जो कैपिलरीज होती हैं आपके इसमें एल्वियोलाई के अराउंड, एल्वियोलाई कह रहा हूँ, विलाई होती है इंटेस्टाइन में, विलाई के अंदर ब्लड कैपिलरीज यस होती हैं। सर। तो ब्लड कैपिलरीज जो है एक्टिवली सॉल्ट आयंस को भी टेकअप करती हैं। जैसे आपका खाना आपकी बॉडी के अंदर जाता है डाइजेस्ट होने के बाद, ठीक है, जैसे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और ये सर सब चीजें ब्लड में सर बट जाती हैं। हाँ, सर बट लार्ज इंटेस्टाइन करते हैं मिनरल्स को अब्सॉर्ब, वाटर मिनरल्स। नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन भी स्मॉल करती है, लार्ज इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन भी करती है, सब करती हैं। और सब लार्ज इंटेस्टाइन भी करे चाहे तो लार्ज इंटेस्टाइन से भी तो ब्लड में जाएगा ही ना। जैसे आपका ग्लूकोज, प्रोटीन्स, फैट्स, ये सारी चीजें ब्लड में जाती हैं डाइजेस्ट होने के बाद, ऐसे सॉल्ट आयंस नहीं जा सकते।
ओके सर। आ रही है बात समझ में? चाहे लार्ज इंटेस्टाइन करे चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन करे, दोनों ही केस में ब्लड में जाएगा इवेंचुअली। आ रही है बात समझ में? तो आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का क्या फॉर्मूला? P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल्स टू Chi2। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। P1 नॉट क्या था? प्योर वाटर का वेपर प्रेशर। P1 क्या था? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। दूसरा आपने किया एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का फॉर्मूला आपका क्या बना था? टीबी नॉट, सॉरी टीबी माइनस टीबी नॉट इज इक्वल्स टू केबी। मोलालिटी का फॉर्मूला W2 अपॉन में M2 इंटू W1 इन किलोग्राम। ठीक है, टीबी क्या था इसमें? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, और टीबी नॉट था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। केबी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट होता है सॉल्वेंट के लिए, मास ऑफ सोल्यूट मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और ये मोलालिटी का फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, तीसरी चीज आपने करी इसमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का फॉर्मूला क्या बना था? TF नॉट माइनस TF, क्योंकि कम हुआ है इस बार तो नॉट यानी जो प्योर का है वो पहले आएगा। KF मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं जिसे, या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। बाकी मोलालिटी का फॉर्मूला आगे सेम आता है, W2 M2 एंड W1 इन किलोग्राम। ठीक है, तो ये फॉर्मूला था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। और आखिरी आपने किया फोर्थ फॉर्मूला ऑस्मोटिक प्रेशर के, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या था? पाई इज इक्वल्स टू CRT। सी को हम ओपन करके लिख देते हैं, मोलारिटी का फॉर्मूला होता है CW2 अपॉन M2, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, एंड RT। आर वो है क्या कहते हैं यहाँ पर, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 0.0834 होगी, 0. हाँ 0.0834, और टी जो है टेम्परेचर है, टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन। तो ये चार फॉर्मूलाज अभी हमने करे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर। अब इन चारों फॉर्मूलाज में एक गलती नहीं है, कमी है बेसिकली। ठीक है, एक चीज हमें ऐड करनी पड़ेगी, वो चीज होती है वैन हॉफ फैक्टर। वो चीज हम यहाँ लगाएंगे सारे फॉर्मूलाज में, राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड RHS पे एक फैक्टर लगाया जाएगा I। ठीक है, जैसे पहले फॉर्मूला के अंदर ये लग जाएगा I इस तरीके से, Chi2 के साथ में I लगेगा वैन हॉफ फैक्टर। ऐसे इसमें भी KB के साथ में, यानी राइट हैंड साइड ऑफ द फॉर्मूला पे एक फैक्टर लगेगा I। क्या होता है फैक्टर, अभी मैं इस पे आ रहा हूँ। तो ये फैक्टर इसमें भी लगेगा, हमारे इसमें भी लगेगा। सारे फॉर्मूलाज में राइट हैंड साइड पे एक फैक्टर लगाया जाएगा I, जिस फैक्टर को हम बोलते हैं वैन हॉफ फैक्टर। ये फॉर्मूला वैन हॉफ फैक्टर क्या होता है वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ अगले ही टॉपिक में। तो सभी फॉर्मूलाज में एक फैक्टर की कमी थी I, वो मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब नाउ आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज दिस फैक्टर। सर बट पिछले प्रॉब्लम्स जो सॉल्व करी थी इसमें हाँ, वो आई के इसके बिना बिना भी करती। सॉल्व हो जाती है, क्योंकि उन प्रॉब्लम्स के अंदर जो हमने सॉल्व करी हैं उन सभी प्रॉब्लम्स में I की वैल्यू 1 आनी थी, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। ठीक है, तो I की वैल्यू 1 आनी थी, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन कई प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिसके अंदर I की वैल्यू 1 नहीं आएगी, अब आने वाली प्रॉब्लम्स जो हम करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं वैन हॉफ फैक्टर को। तो वैन हॉफ फैक्टर क्या होता है पहले मैं ये बता देता हूँ, और क्यों पढ़ा जाता है, और वो आई क्यों लगाया मैंने फॉर्मूलाज में। देखो, जितने भी फॉर्मूलाज थे, एक एग्जांपल मैं ऑस्मोटिक प्रेशर का ही ले लेता हूँ, पाई इज इक्वल्स टू CRT, ये था फॉर्मूला। सी को अगर मैं थोड़ा सा ओपन करता हूँ, बस N2 बाई वी सॉल्व लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं ये एक चीज के अंदर से अगर फिगर बाहर निकालना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के। ठीक है, सेम मैं दूसरा फॉर्मूला अगर ये लिखूं, क्या कहते हैं, पार्शियल इसका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का, डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB M। M क्या होती थी? मोलालिटी। इसमें भी आता था N2 अपॉन W1। तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा TB भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के। ठीक है,
और ऐसे ही डेल्टा TF भी नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो सारे के सारे जो हैं, और सिमिलरली रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर थी P1 नॉट अपॉन डेल्टा P1 अपॉन P1, ये भी Chi2 के इक्वल आती थी। तो अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी के हिसाब से देखें तो ये भी नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हैं वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। ये मैंने डेफिनेशन में भी लिखवाया था आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की, दैट ईच कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नाउ इमेजिन अगर मैं इस कंटेनर में ये मैंने वाटर लिया है इसके अंदर और मैं इसके अंदर NaCl डाल रहा हूँ, ठीक है। NaCl के मैंने इसके अंदर मान लो कुछ 5 पार्टिकल्स डाले, मान लो, इमेजिन कर लो 5 पार्टिकल्स, ऑब्वियसली मैं डाल नहीं सकता। NaCl 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 एंड लेट्स मेक वन मोर हियर NaCl, ये मैंने डाले इसके अंदर 5 पार्टिकल्स। अब मैं कहूंगा कि इसके अंदर मैंने 5 पार्टिकल्स डाले, उस हिसाब से हमारा जो है वो वेपर प्रेशर बढ़ेगा या बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा या फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा या ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन आपको ये चीज भी तो कंसिडर करनी है कि NaCl जब पानी में डाला जाता है तो वो डिसोसिएट हो जाता है। तो एक्चुअली 5 डाले हैं मैंने, लेकिन वो कितने बन जाएंगे पार्टिकल्स? वो 10 बन जाएंगे। कैसे 10 बन जाएंगे? वो डिसोसिएट होगा Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस। तो टोटल मैंने डाले थे 5, हो गए 10 बिकॉज ऑफ डिसोसिएशन। तो अब अगर वो 10 हो गए तो मेरी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकल कर आएंगी, चाहे वो ऑस्मोटिक प्रेशर हो, चाहे वो एलिवेशन हो, चाहे वो बॉइलिंग पॉइंट हो, चाहे वो फ्रीजिंग पॉइंट हो, वो सारी की सारी भी तो डबल हो जाएंगी, ठीक है। तो मुझे इन फॉर्मूलाज के अंदर एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करना चाहिए ना, 2 से। क्यों? क्योंकि जो मैं NaCl डाल रहा हूँ वो 2 पार्ट में डिसोसिएट हो रहा है। तो ये जो 2 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यही फैक्टर को वेंट ऑफ फैक्टर बोलते हैं। डिसोसिएशन के लिए अकाउंट करता है, अगर कोई चीज पानी में डाल के या सॉल्वेंट में डाल के डिसोसिएट हो जाए। अब ये तो मैंने पानी में डाला था NaCl, ठीक है। सिमिलरली मैं पानी के अंदर अगर CH3COOH डालता, एसिटिक एसिड, अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा था 11th में, तो CH3COOH भी 2 पार्ट में टूट जाता, CH3CO माइनस और H प्लस। तो ये डालूंगा तो ये भी 2 पार्ट में टूट जाएगा, ठीक है। हालांकि ये कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होगा, आपको पता है ये वीक एसिड है, कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होता, थोड़ा बहुत ब्रेक डाउन होता है। उस चीज पे हम बाद में आएंगे कि उसके हिसाब से फिर आई की वैल्यू 2 तो नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर जैसे NaCl के मैंने 100 मोल डाले तो वो टूट के 200 हो जाएंगे। तो सिंपली मैं क्या करूँ, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, आंसर मेरा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं CH3COOH डाल रहा हूँ, CH3COOH ब्रेक डाउन तो होता है CH3CO माइनस में, बट दिस इज अ वीक एसिड, तो इट डज नॉट ब्रेक डाउन कंप्लीटली। अगर मैंने इसके 100 मोल डाले, शुरू में ये 0 0 होंगे, ठीक है, जब स्टार्ट हो रहा है ये 0 0 होंगे, लेकिन 100 में से सिर्फ अगर मान लो 10 मोल डिसोसिएट हुए, ये 90 ऐसे के ऐसे ही रह गए। 10 डिसोसिएट हुए तो 10 ये बने, 10 ये बने। तो अभी टोटल 100 का 200 तो हुआ नहीं, 90 प्लस 10 कितना हो गया? 110 हुआ। तो उस केस में भाई आई की वैल्यू क्या रखें? आई की वैल्यू अब तो 2 नहीं रख सकते क्योंकि ट्वाइस तो हुआ नहीं है। तो आई की वैल्यू क्या निकालेंगे? फिर हम उसके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी कितना परसेंट डिसोसिएट हो गया, उसके हिसाब से निकालते हैं। जैसे इस केस में 100 में से सिर्फ 10 मोल डिसोसिएट हुआ तो 10% डिसोसिएशन हुआ, तो उसके हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। अब कैसे करते हैं, आई विल कम टू दैट लेटर। बट एनीवेज, तो आपको इतनी बात समझ में आई कि व्हाई आर वी पुटिंग आई हियर। इस फॉर्मूले में मैं आई क्यों लगा रहा हूं यहाँ पर? क्योंकि चीजें डिसोसिएट हो सकती हैं। तो जितने मोल्स में डाल रहा हूँ, ये जो n की वैल्यू है जितने में डाल रहा हूँ उतनी रहेगी नहीं, वो उससे बढ़ सकती है, डबल ट्रिपल भी हो सकती है, ठीक है। तो इसीलिए उस चीज को अकाउंट करने के लिए हम यहाँ पर ये I विच इज कॉल्ड एज द वैंट हॉफ फैक्टर इंक्लूड करते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि डिसोसिएशन की वजह से आई की वैल्यू मतलब वैल्यू बढ़ सकती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, इसलिए आई लगाते हैं। हाँ जी, समझ में आ गया साहिल, हमाद, Yes, sir. पुनीत, समझ में आ गया तुम्हें? यस सर। ठीक है। अब एक चीज और हो सकती है, ये तो मैंने कहा डिसोसिएट हो जाते हैं। कई बार क्या होता है, अगर मैं देखो एसिटिक एसिड ही है, यही एसिटिक एसिड डिसोसिएट होता है पानी में डालने से, लेकिन अगर इसी एसिटिक एसिड के अंदर एसिड को मैं किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डाल दूं, C6H5COH, यानी बेंजोइक एसिड ले लिया मैंने, इसमें मिक्स करा, यानी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर मिक्स करा, तो CH3COH डिसोसिएट